यूपी में दिल्ली में माफ कीजिएगा 2 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुटे, मंत्री भी जुटे, काम दिया गया, टास्क दिया गया। जुटने के बाद उनसे यह कहा गया कि गांव जाइए, किसान जाइए, उपलब्धियां गिनाइए और यह बताइए कि यूपी सरकार ने 52 हफ्ते में क्या किया है। नमस्ते, मैं राशिद। जो काम सौंपा गया है, अब सांसदों के जहन में एक ही सवाल है कि किसानों के बीच जाएंगे तो फिर हम कैसे मनाएंगे। अगर मंत्री ये कहते हैं या सोचते हैं अगर हम किसानों के बीच आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा, क्या आशीर्वाद वाकई में मिलेगा या फिर नहीं। और यह बात इसलिए है क्योंकि यूपी बीजेपी ने एक ट्वीट किया, ट्वीट ऐसा जिसमें कैरिकेचर है, जिसमें कार्टून की शेप में नजर आ रहे हैं राकेश टिकैत, लखनऊ का रुख किए हुए हैं। और यूपी बीजेपी के इस कैरिकेचर में जो स्लोगन दिया गया है कि अगर आप जा रहे हैं लखनऊ का रुख करने के लिए, पंगा मत लीजिएगा, वहां योगी बैठे हुए हैं, वहां बक्कल तार दिया जाएगा। बक्कल तारने का मतलब यह होता है कि खाल खींच लेना। दरअसल बक्कल तारने जैसी बात राकेश टिकैत ने बोली थी, चंद महीने पहले बोली थी कि अगर कोई रोकने के लिए आए तो फिर बक्कल तार दो। ठीक उसी जबान में या फिर ठीक उसी अंदाज में उन्हें जवाब देने की कोशिश की गई है। सवाल यह भी बनता है कि क्या राकेश टिकैत विपक्षियों के और विरोधियों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। सवाल यह भी बनता है कि क्या राकेश टिकैत की नीयत पूरी तरह सियासी है। सवाल यह भी बनता है कि राकेश टिकैत किसानों के मसीहा तो बनने चले हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा पाएंगे। यूपी में दिल्ली में मास्टर प्लान दिया गया है, दिल्ली में टारगेट सेट कर दिया गया है और कहा है कि सरकार आपको परफेक्ट बनानी है। पहली तस्वीर आपको बताएगी कि आखिरकार यूपी में चल क्या रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, 2 दिन तक सांसद बैठे, मंत्री बैठे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे दिल्ली में सांसदों को यह कह दिया गया है आप जाएं, योगी सरकार की उपलब्धियां बताएं और मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएं। मंत्रियों से यह कह दिया गया है आपको मंत्री एक ऐसे वक्त में बनाया गया है जब बहुत चैलेंजिंग टास्क है और इसीलिए आपको एक टास्क भी दिया गया है। टास्क ऐसा जिसमें आपको यह बताना है और यह करके दिखाना है कि आशीर्वाद किस तरह से मिलता है। आशीर्वाद लेना है गांव का, आशीर्वाद लेना है बुजुर्ग का, आशीर्वाद आपको लेना है किसानों का। लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ तो यूपी बीजेपी का एक ट्वीट है जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा तो फिर बक्कल तार लेंगे। यूपी बीजेपी के स्ट्रीट पर त्योरियां चढ़ी हुई हैं राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत ठाणे बैठे हुए हैं, बंगाल में अगर नुकसान पहुंचाया है तो यूपी में भी पहुंचा लेंगे। बैकडोर पॉलिटिक्स भी करने में लगे हैं राकेश टिकैत। क्या राकेश टिकैत सियासतदान है? क्या राकेश टिकैत पॉलिटिशियन है? और राकेश टिकैत ममता बनर्जी से भी अगर दिल्ली में मिले हैं तो उनकी मंशा आखिरकार क्या है? क्या राकेश टिकैत वाकई में असल वाले किसान हैं? क्या राकेश टिकैत वाकई में असल में किसानों के नेता हैं? क्या राकेश टिकैत के जहन में किसानों को लेकर के संवेदनशीलता है? क्योंकि राकेश टिकैत की जबान, राकेश टिकैत का एक्शन, राकेश टिकैत की थ्योरियां, राकेश टिकैत का किया हुआ हर एक काम आज की तारीख में सियासी नजर आता है। लेकिन हां, 2 दिन तक दिल्ली में क्या चला, सांसदों को क्या कहा गया, मंत्रियों को क्या टास्क दिया गया, योगी आदित्यनाथ किस तरह से यूपी में मजबूत हो गए, रिपोर्ट देखिए, उसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। मंत्री आशीर्वाद लेने जाएंगे, किसान मान जाएंगे। योगी की जीत सेट, क्या मिला सांसद को टारगेट? राज तिलक की करो तैयारी, फिर आएंगे भगवादारी। दिल्ली से मिला अमृत, पक्की हुई योगी की जीत। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आगे की रणनीति के लिए 2 दिन तक दिल्ली में रहे। सांसदों के साथ सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक तो हो गई, पर इस बैठक में निकला क्या, सबकी नजर इसी बात पर टिकी है। सांसद और मंत्रियों को टास्क मिल गया है। टास्क किसान को मनाने का, टास्क गांव तक जाने का। जब उत्तर प्रदेश के 2022 का चुनाव आसन्न है तो भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पूरी ताकत, पूरी दमखम के साथ हम मैदान में उतरेंगे और 2022 के चुनाव में हम 2017 के परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा या केंद्रीय मंत्रियों को इसलिए भेजा जा रहा है, वो निकाल रहे हैं यात्रा कार्यक्रम, कि योगी जी के संभाले उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है, ऐसा आकलन केंद्र का है। कुछ जो सर्वे आए हैं इंटरनल, उसमें भारतीय जनता पार्टी 3 का अंक 100 नहीं पूरा कर पा रही।
84 सांसद बुलाए गए, सभी को उनकी जिम्मेदारियां बांटी गई और ये साफ कर दिया गया कि 403 विधानसभा सीटों की ग्राउंड जीरो की जिम्मेदारी इन सांसदों के पास होगी। यानी कि हर सांसद 5-5 सीटों की जिम्मेदारी अपने सिर उठाएगा। हर सांसद अपनी अपनी सीटों पर कास्ट फैक्टर के हिसाब से काम करेगा। जन आशीर्वाद जो मिनिस्टर बन के गए हैं वो कम से कम 4 लोकसभाओं का दौरा करते हुए अपनी लोकसभा में जाएंगे और आभार प्रकट करेंगे जनता के कि उन्होंने जिताया। पिछड़ी जातियों को लेकर बीजेपी का फोकस बिल्कुल साफ है और इस जाति के फैक्टर को लेकर आगे की रणनीति तैयार की गई है। जिन्होंने जिंदगी भर जातिवादी राजनीति की है वो यही बात तो कहेंगे और हम वोट बैंक की राजनीति के हमेशा विरुद्ध में रहे हैं। वोट बैंक राजनीति के जो 2 हिस्से हैं, एक जातिवादी राजनीति और एक जो तुष्टिकरण की राजनीति, हमने हमेशा हमको नकारा है। जब भी हमको सरकार बनाने का जहां भी अवसर मिला हमने सबको साथ लेकर के हम आगे बढ़े। हमने कभी भी जातिवादी सोच के आधार पर शासन को नहीं चलाया। सभी मंत्रियों को साफ कर दिया गया है कि वो वोटर लिस्ट पर काम करें, आशीर्वाद यात्रा निकालें और अपने क्षेत्र में घूमें। कोई विश्वसनीयता उनकी नहीं है। ये तथाकथित किसान नेता किसानों के हितैषी नहीं है। उनका अपना एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है। हम तैयार हैं, वो आए, अपना काम करें, हम अपने काम के दम पर जीतेंगे। बीजेपी सांसद और मंत्री अपने क्षेत्र में जाएंगे, कितना आशीर्वाद पाएंगे इसका फैसला 2022 में होगा। इस बीच राकेश टिकैत की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। लखनऊ घेरने का प्लान भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बक्कल तार देने वाला ये ट्वीट बीजेपी सरकार का स्टैंड भी क्लियर करता है। मैसेज साफ है, लखनऊ में जो बवाल मचाएगा उसका बक्कल तारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 2 दिन का जो मंथन किया गया है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बड़ी हैं और बड़ी होने के साथ ही साथ अग्रेसिव भी हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 2 दिन का मंथन तो किया गया है, लेकिन उससे पहले संघ ने भी लखनऊ में डेरा डाला हुआ है। कहां यह जा रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में अगर योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार होता है, इसमें भी कई ऐसे दांव चले जाएंगे, कई ऐसे मास्टर स्ट्रोक खेले जाएंगे कि जिसकी वजह से विपक्ष चारों खाने चित हो सकता है। लेकिन हां, जहां पर जाति की राजनीति आ जाएगी और जहां पर किसान के नाम की बात आ जाएगी, वहां पर बाकियों की भी त्योरियां चढ़ेंगी। लेकिन बीजेपी के अंदर खाने जो भी चल रहा है उस पर बाकी लोगों की भी नजर है। बाकियों का नजरिया क्या है, डिबेट को ओपन कर देते हैं हम। आलोक अवस्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राम प्रताप सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, देवेंद्र तिवारी, अध्यक्ष किसान मंच, देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय मुझे देने के लिए। आलोक अवस्थी जी, पहला सवाल आपसे है। एक तरफ तो 2 दिन की बैठक के बाद यह कह दिया गया कि किसानों के बीच में जाइए, आशीर्वाद लेकर के आइए, मंत्रियों को कहा गया कि आशीर्वाद यात्रा निकालिए, सांसदों को यह कह दिया गया है कि अपनी जाकर के उपलब्धियां गिनाइए, 52 हफ्ते की योगी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं। लेकिन वहीं यूपी बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट आया है बक्कल तार देने वाला, आपको लगता नहीं कि किसान नाराज भी हो सकते हैं? देखिए, सीधी सी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी बराबर गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में है। पिछले 1.5 वर्षों से कोरोना का काल जो चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता बराबर जो है जनता के बीच में है। बाकी सभी के नेता ट्विटर में सक्रिय है और चिड़िया उड़ा रहे हैं। जहां तक की बात राकेश टिकैत जी के संबंध में आपने कही है, राकेश टिकैत जी का एक बयान आया था कि हम लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने 26 जनवरी के दिन जिस तरीके से सुरक्षा बलों पर वहां पे दिल्ली में हमला हुआ था, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ था और पूरी अराजकता फैलाई थी, पूरी दिल्ली को जाम कर दिया था। तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी है कि सभी नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रखें और उनके किसी भी नागरिकों के अधिकार में कोई व्यक्ति उस पर कोई रुकावट न पैदा करने पाए, ये हमारा निर्देश है। और जो कानून तोड़ेगा, कानून अपने विधि सम्मत ढंग से काम करेगा। रही बात किसान, हाँ मैं बात कर सकता हूँ, आप 30 सेकंड देंगे तो? हाँ बिल्कुल, अपनी बात पूरी करें। हाँ, रही बात किसानों की, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसानों के हित में कौन खड़ा हुआ है आज तक? आप बताइए। आज किसान सम्मान निधि हमने 2 करोड़ 48 लाख किसानों को दिया है, 32,500 करोड़ रुपए हम उनके खाते में डाल चुके हैं। आज 45 लाख गन्ना किसानों का भुगतान 1,40,000
1000 करोड़ रुपए हम उनके खातों में ट्रांसफर कर चुके हैं। ठीक है। 433 लाख मीट्रिक टन हम अब तक खाद्यान्न खरीद चुके हैं। आप सोचिए 2016 में मात्र 7 लाख मीट्रिक टन समाजवादी पार्टी की सरकार में खरीदा गया था, और मैं ठीक है। 2021 का आपको आंकड़ा देता हूँ गेहूं का कि हमने 56 लाख मीट्रिक टन खरीदा। तो कहाँ 7 लाख और कहाँ 56 लाख। समाजवादी पार्टी के समय पे और बसपा के समय पे चीनी मिलें बेची गई थी और चीनी मिलें बंद कराई गई थी। हमारी सरकार में चीनी मिलें को खोला गया, 20 से अधिक चीनी मिलों का हमने आधुनिकीकरण किया, और रमाला, पेपराइज और मुंडरवा चीनी। आप कहते हैं कि किसानों के लिए आप लोगों ने काम किया है, आप कहते हैं कि केंद्र सरकार ने भी काम किया है और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी काम किया, ठीक है। लेकिन देवेंद्र तिवारी क्या कहते हैं, अध्यक्ष हैं किसान मंच के देवेंद्र तिवारी जी, कह दिया गया है कि अगर राकेश टिकैत ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो बक्कल तार देंगे। किसान किसके साथ? नहीं, किसान हम जो ग्राउंड लेवल के आपसे बात करेंगे कि किसानों की जो बेसिक समस्या है वो बिल को लेकर थी। बिल को लेकर हम लोग वहां पर अपना स्टैंड रख रहे थे, लेकिन जो ये लगातार आपस में डिस्प्यूट हो रहा है कि वो कह रहे हैं बक्खल उतार देंगे, ये हम लोग किसानों की आवाज उठाने के लिए गए हैं। सरकार की हिम्मत है कि किसान का बक्खल उठा उधेड़ सके। ये पहले किसने कहा? किसान नेता अरे हिम्मत तो आप लोगों की भी नहीं है ना देवेंद्र तिवारी। हम लोग ये पहले किसने कहा? पहले ये राकेश टिकैत ने कहा। बहुत ध्यान दीजिए, याददाश्त पे जोर डालिए। ना नहीं, पहले राकेश टिकैत ने कहा, ठीक उन्हें उन्हीं की अंदाज में जवाब दिया गया। क्या किया है आप लोगों ने 26 जनवरी पर? क्या किया था? अरे घेरेंगे आप, बिल्कुल जो लखनऊ घेरेंगे, बिल्कुल विरोध कीजिए ना। ये घेराव क्या होता है? ट्रैक्टर लेकर के पहुंच जाएंगे क्या? माहौल खराब करेंगे आप लोग? नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम टिकैत के कहने से सब कुछ नहीं चलता है। टिकैत ऐसे मान जाइए ना, नेता नहीं है जो किसानों की बात तो अभी मान जाइए ना कि टिकैत घूम घूम करके नौटंकी कर रहे हैं, तो अब आप मान जाइए ना हम लोगों ने राकेश टिकैत से पोस्टर बॉय बनने की कोशिश करते हैं। मान जाइए ना, घेराव करेंगे, मान जाइए ना। तो फिर ये बोलिए कि राकेश टिकैत जो है, आप ऐसे बोलिए ना, आप ऐसे बोलिए कि राकेश टिकैत सियासी हैं, राकेश टिकैत विपक्षियों के हाथ की कठपुतली हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि हम सियासी बीजेपी भी है, सियासी राकेश टिकैत भी है। किसानों की मूलभूत सुविधाओं के लिए जो बिल को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उसको लेकर टिकैत जी भी भटक गए हैं। सरकार को भी चाहिए टिकैत जी के अलावा अन्य तमाम लोगों को लेकर समाजवादी पार्टी भी मेरे साथ में है। भी गलतफहमी में राम प्रताप सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी मेरे साथ में है। जी राम प्रताप सिंह जी, टिकैत का इस्तेमाल आप लोग भी करेंगे क्या? हालांकि टिकैत का इस्तेमाल इसलिए आप लोग की मजबूरी है क्योंकि आप लोग जातिगत कार्ड खेला करते थे, लेकिन जाति को लेकर के मोदी सरकार ने एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक चला है। मास्टर स्ट्रोक जिसमें मेडिकल में दाखिले में पिछड़ों को 27% और गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया। आपको लगता नहीं यूपी चुनाव में ये मास्टर स्ट्रोक की तरह काम करेगा बीजेपी के लिए? धन्यवाद राशिद जी। मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि किसान का मुद्दा उठा तो उस पर बात करूंगा। बीजेपी बहुत बुरी तरह किसानों के मुद्दे पे फंस चुकी है और घिर चुकी है। कारण ये है कि तीनों जो किसान कानून जो लाए गए 2020 में, ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश, पूरे देश का किसान ये मान चुका है कि ये कानून किसान विरोधी है। अब इसीलिए 11 बार नेगोशिएशन हुआ, डिस्कशन हुआ। अगर ये बहुत अच्छे थे तो डिस्कशन नेगोशिएशन की जरूरत ही नहीं थी, हुआ, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अब जो है, शायद आपको पता होगा, तमिलनाडु से किसान एक यात्रा निकाल रहे हैं दिल्ली तक आने के लिए, क्योंकि वो ये बहुत अहम मुद्दा है। दिस इज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर द फार्मर्स ऑफ इंडिया इन यूपी। अब यूपी का इलेक्शन आ गया, अब ये अपने एमएलए और एमपीज को कह रहे हैं कि जाइए किसानों के बीच में। किसानों के बीच में जाएंगे कैसे? क्या मुंह लेके जाएंगे? क्या बताएंगे उनको कि हमने तुम्हारे को बेच दिया, तुमको कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ बेच दिया इन कानूनों के माध्यम से? ये चीज किसान समझ चुका है, और इसीलिए ये सब जो इनका इंटरनल मैटर है, ये डिस्कस करें, खूब डिस्कस करें, स्ट्रेटेजी बनाएं। ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है। बट एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन हम हमेशा किसानों के साथ थे और हमेशा हैं। और ये आप देख लें फिगर्स में और डेटा में, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं उसका मैं बस आंसर दे दूं कि आज भी 10,000 करोड़ एज वी स्पीक गन्ना किसानों का बकाया है। तो इन्होंने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बावजूद आज के किसान गरीब है। जी ठीक है। देवेंद्र प्रताप सिंह भी प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की जितनी कोशिश चल रही, जितनी कवायद चल रही है, कहा यह जा रहा है कि योगी को इतना सपोर्ट मिल गया है, चाहे वो संघ हो, चाहे संगठन हो, चाहे दिल्ली हो,
या फिर लखनऊ हो कि योगी आज की तारीख में सबसे मजबूत है, मुकाबला कैसे करेंगे आप लोग? देखिए राशिद भाई, मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपके चैनल पे अपनी बात रखूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी, योगी की सरकार सारे जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो किसान के मुद्दे हों, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश के में अलग अलग संगठनों के कर्मचारियों के मुद्दे हों, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या कोरोना आपदा से जो पीड़ित परिवार का मुद्दा हो, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी सरकार ने अपनी इखलाक, अपनी जो उनकी जवाबदेही होती है, जो जिम्मेदारी होती है, उससे कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का सही पूर्व तरीके से निर्वहन नहीं किया है। आज उत्तर प्रदेश में जो हालात बन गए हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में और उनके हाईकमान में घबराहट और बेचैनी वो स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रही है। नहीं, उसी का तो उसी का प्रतिफल है। कहां पर घबराहट है? रोज कभी मोदी योगी जी वहां जाते हैं, कहीं नहीं, ये तो पॉलिटिकल एक्शंस होते हैं ना, ये तो राजनीतिक तैयारियां होती है ना। पंचायत के आलोक जी, राशिद भाई, आप लोग बेचैन हैं? आलोक जी, क्या आप लोग बेचैन हैं? बात आ जाने दीजिए। वो देखिए, डिबेट में रिबटल बहुत जरूरी होता है। अपनी बात आगे आप कीजिएगा। डिबेट में बहुत तेजी के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। आलोक जी, क्या आला कमान में बेचैनी है? प्रवक्ता कांग्रेस का ये कहना है, बेचैनी है। यही एक वजह है कि संघ भी यूपी में डटा हुआ है, संघ भी लखनऊ में डटा हुआ है, और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक आप लोग कवायद कर रहे हैं। बहुत जल्दी बोलिए, विजय जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देवेंद्र जी आपकी बात पूरी हो गई। देवेंद्र जी आपकी बात पूरी हो गई। हाँ, और बराबर जनता के बीच में है। आप पूछिए ना, श्रीमती प्रियंका वाड्रा 1.5 साल के बाद में गुंडागर्दी और लोकतंत्र की हत्या किया है, ये देश में पूरा दुनिया देखा है। कहाँ थे? लंदन चले गए थे, यानी कि जनता को उनके हाथ में छोड़ करके ये दोनों नेता भाग गए थे। मायावती जी घर से नहीं निकली बाहर। तो अगर आप 4 दलों को आप बोलते हैं, यूपी के 4 प्रमुख दल हैं, तो 3 दल के नेता कहाँ पे पिछले? देवेंद्र जी, आप लोग गायब रहते हैं, पैराशूट पॉलिटिशियंस हैं आप लोग पैराशूट पॉलिटिशियंस हैं, बरसाती मेढक हैं, हमारा जो डॉक्टर बरसाती मेढक हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह जी जवाब दीजिए बहुत जल्दी। राशिद साहब, ये पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है कि इस कोरोना के आपदा के समय में कौन लोग थे जो लोगों के ऑक्सीजन का, जनता को, जो पीड़ित परिवारों को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे थे। हम जो है दवाइयों के किट देने का काम कर रहे, राशन देने का काम कर रहे थे। रात कांग्रेस का कार्यकर्ता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान में, और हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में, हम सभी पूरे उत्तर साफ राहुल गांधी जी का आदेश था कि इस समय राजनीति नहीं होगी और कांग्रेस का केवल और केवल जो है कार्य होगा कि जो है जनता की सेवा करना, और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हर कांग्रेस का कार्यकर्ता पीड़ित परिवारों के घर तक पहुंचा है। उनको जो है उनके मदद, उनके दुख में शिरकत करने का काम किया, उनके दुख को बांटने का काम किया। ठीक है। विजय जी के पास में चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, जब चारों तरफ से जाति की राजनीति में और धर्म की राजनीति में बाकी विपक्षियों ने घेरने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने और कांग्रेस ने, तो ऐसे में लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की हलचल रही। देवेंद्र प्रताप सिंह का यह कहना है कि आला कमान हिला हुआ है, आला कमान घबराया हुआ है। यही एक वजह है कि संघ भी लखनऊ में है और साथ ही दिल्ली में भी तलब किया जा रहा है बार बार, जितने भी बड़े नेता हैं, सांसद हैं या फिर मंत्री हैं, और उन्हें यह कह दिया गया है कि आशीर्वाद लेने के लिए निकल जाइए, आप आशीर्वाद यात्रा निकालिए, ताकि आशीर्वाद आपको मिले। गांव का, किसान का, बुजुर्गों का, गली और पगडंडी का आशीर्वाद मिलेगा क्या? देखिए, पहले तो ये कि कोई पार्टी अगर ज्यादा सक्रियता से काम करती है तो वो डरी हुई है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उसमें जितनी भी राजनीतिक दल 2022 में अपने लिए सबसे ज्यादा संभावना देख रहे हैं, उन सब का सबने अपने तरीके से अपनी राजनीति कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। सबका अपना एक तरीका है, रणनीति है उनकी। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, अपने तरीके से जनता के बीच जा रही है। वो सक्रिय ज्यादा है, सबसे ज्यादा सक्रिय भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है उनको डर भी हो, लेकिन
ये दिखाता है कि वो जीत के लिए कितनी शिद्दत से लगे हुए हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो एंटी इनकम्बेंसी है कैसे उसको डायलूट करें, या फिर जनता के जो सवाल हैं उनका सामना कैसे करें और कैसे उनका समाधान पेश करें, इसीलिए दिल्ली से लेकर और लखनऊ तक बैठकें कर रहे हैं। आरएसएस भी उसमें इन्वॉल्व है। अब धर्म और राजनीति की जो धर्म और जात की जो राजनीति की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि 2007 में जो प्रयोग बसपा ने किया था, उसके बाद से जो सामाजिक समीकरण उत्तर प्रदेश में बने हैं, उससे साफ है कि यहाँ पे जाति आधारित राजनीति अब नहीं हो सकती। और अगर जाति के आधार पर कोई समीकरण बना के कोई जीतना चाहेगा तो उसके सामने बहुत मुश्किल आएगी। अच्छा, अगर आप देखें कि बसपा का जो वोट बैंक जिसको माना जाता रहा है, उसके आधार पे फिर बसपा को कभी हारना नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी का जो समीकरण माना जाता है जातीय धार्मिक, उसके हिसाब से फिर सपा को कभी नहीं हारना चाहिए। ठीक है, ऐसा बीजेपी के साथ भी आप लागू कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के पास 2014 में कोई जातीय समीकरण ऐसा नहीं था जिससे 73 सीटें लोकसभा की ये जीत सके, या फिर 2017 में 325 सीटें अपने अलायंस के साथ जीत सके, या 2019 में जब आलोक अवस्थी जी, महत्वपूर्ण पार्टियां एक साथ आ जाती फिर भी ये 62 प्लस जी विजय जी, सीटें जीतते। आलोक अवस्थी जी, जो विजय उपाध्याय कह रहे हैं कि जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलेगी। 2007 में आखिरी बार सोशल इंजीनियरिंग चल गई तो चल गई। समाजवादी पार्टी ने गुजरे जमाने में अगर जाति की राजनीति कर ली तो कर ली। लेकिन क्यों ऐसा ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। मेडिकल में पिछड़ों को 27% का आरक्षण, गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण, और गरीब सवर्णों को 10% के आरक्षण का मतलब सीधे तौर पर यह है कि जितने ब्राह्मण नाराज हैं, जितने ब्राह्मणों को बहुजन समाज पार्टी अपनी तरफ करना चाहती है या समाजवादी पार्टी अपनी तरफ करने की कोशिश में है, उन्हें एक बार फिर से लुभाने के लिए यह मास्टर स्ट्रोक चला गया है। क्या यह सच है? देखिए राशिद जी, भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, समाज की सेवा करना और अंतिम छोर पर खड़े हुए गरीब व्यक्ति की सेवा करना। हाँ। तो सीधी सी बात यह है कि जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए रहे हो, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए रहे हो, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए रहे हो, गरीब वर्ग के लिए आरक्षण है, खड़े रहेंगे। वो गरीब वर्ग अपर कास्ट या जनरल कास्ट। विजय जी, एक बार आलोक जी को सुन लेते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ये इरादे और काम अनेक सरकार ने ये नियम बनाया हुआ है, और ये व्यवस्था का हिस्सा है। अब नीट में अगर 27%। अरे विजय उपाध्याय जी, आपको मैं रोक रहा हूँ बार बार। विजय जी एक मिनट रुक जाएं, आलोक जी को सुन लेना पूरी तरह से। देखिए राशिद जी, भारतीय जनता पार्टी के इरादे नेक है और काम अनेक है। हम एक सूत्र वाक्य लेकर चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जातिवाद को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत पहले ही पूर्ण रूप से नकार दिया है। आप देखिए 2007 का चुनाव हो, चाहे 2012 का चुनाव विधानसभा का हो, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, तीनों चुनावों में जनता ने एक तरफा सभी जातियों ने, सभी वर्गों ने मिलकर के सरकारों को वोट दिया। लेकिन क्या कारण है कि 2007 में बसपा और के आने के बाद से और 2012 में समाजवादी पार्टी के आने के बाद से वे दल वापस क्यों नहीं लौट पा रहे हैं? क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2014 का लोकसभा चुनाव, जिसको 2 साल पहले ही सरकार बनी थी, पूरी तरीके से चुनाव हारी। क्या कारण है कि 5 साल सरकार चलाने के बाद समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का साथ लेना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए? यानी कि वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राम प्रताप सिंह जी, जाति का जंजाल टूट गया है, जाति का नेटवर्क टूट गया है, अब क्या करेगी समाजवादी पार्टी? राम प्रताप सिंह जी, अब क्या करेगी समाजवादी पार्टी? हाँ, आलोक अवस्थी जी, तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल जाएगा कि चुनाव कैसे हारा जाता है, क्योंकि जो विकास, जो ये कहते हैं बीजेपी सरकार की उपलब्धियां, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि भाई मुझे 4 उपलब्धियां बता दीजिए। आपने कौन सा नया एक्सप्रेसवे बना दिया, बोलने दीजिएगा। आपने 6 महीने रह गए, आपने कौन सी मेट्रो शुरू कर दी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आपने कौन से नए मेडिकल कॉलेजेस शुरू कर दिए, आपने कौन से नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू कर दिए? 4.5 साल हो चुके हैं, अब आपके पास मात्र 6 महीने बचे हैं डिलीवरी के लिए। अब आप इस समय इनॉग्रेशन करें, तो होना चाहिए था, बजाय इसके कि शिलान्यास चल रहा है। तो आपके पास विकास के नाम पर कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, जिसका कि एक प्लैंक लेके आप चुनाव जीते थे
कि हम बेहतर लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी सिक्योरिटी देंगे इस स्टेट के लोगों को, उसमें भी आप फेल हो गए। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, एनसीआरबी का डेटा तो राम प्रताप सिंह जी आप लोगों को भी लेकर के बहुत अच्छा, बहुत बेहतर नहीं रहा है, लेकिन एक बार फिर से किसान मंच के देवेंद्र तिवारी को लेकर के आना बहुत जरूरी है। देवेंद्र तिवारी जी, कौन सी पार्टी आपकी हितैषी है? किसानों को लेकर भैया इस टाइम कोई भी सरकार, जितनी पक्ष विपक्ष, कोई किसान का हित नहीं चाह रही है। हाँ। सिर्फ किसान को भ्रमित करके, अच्छा, इसीलिए आप लोग हाईजैक करने में लगे हैं लखनऊ को। बड़ी साजिश हो रही है। यही एक वजह है कि आप लोग लखनऊ को हाईजैक करने में लगे हुए हैं। नहीं, भ्रमित कर दे, यही एक वजह है कि आप लोग लखनऊ को हाईजैक करने में लगे हैं। लखनऊ हाईजैक होने, अगर सरकार नहीं, लखनऊ को हाईजैक करने के एक आदमी के कहने से नहीं हाईजैक हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी नहीं कहता एक आदमी है, लेकिन आप तो सैकड़ों जाते हैं ना। कहता एक आदमी है, लेकिन ट्रैक्टर तो इधर उधर से निकल करके सैकड़ों आ जाते हैं ना। कहता तो एक ही है, लेकिन सैकड़ों निकल करके आ तो जाते हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं हुआ। 26 जनवरी में जो कृत्य हुआ उससे सब सजग हैं और सब लोग जान रहे हैं कि किसानों की हित की बात कौन सी है। किसान के भी बच्चे पढ़ के बड़ी बड़ी जगहों पे जा चुके हैं और पहले जैसा किसान नहीं रहा कि एक लाइन से चले। ठीक है, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, देवेंद्र जी, कांग्रेस एक जमाने तक जानी जाती थी मैच्योर पॉलिटिक्स के लिए। हो गया। ठीक है देवेंद्र जी। देवेंद्र तिवारी रुक जाइए, डिबेट को मैं कंडक्ट कर रहा हूं, मुझे एक एक को बीच में लेकर के आने दीजिए। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, कांग्रेस हमेशा ही मैच्योर पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती रही है, एक ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें वाकई आपके कथनी और करनी में कोई फर्क पैदा ना हो। लेकिन इतनी मैच्योर पॉलिटिक्स आखिरकार क्यों आप लोग कर रहे हैं आजकल यूपी के अंदर? प्रियंका गांधी जाती तो है, प्रियंका गांधी कहती हैं इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये गलत कर दिया, इन्होंने ये गलत कर दिया। अरे आप क्या देने वाले हैं, ये तो बताइए, आपने क्या दिया ये तो बताइए, तभी तो जनता समझ पाएगी ना कि ये समाजवादी पार्टी भी है, ये बहुजन समाज पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, एसबीएसपी वाले भी हैं और एआईएमआईएम भी है। इसमें से हमें चुनना किसे है? आपकी मजबूती है क्या भाई? संगठन आपकी मजबूती है नहीं, जमीनी कार्यकर्ता आपकी मजबूती है नहीं, नेतृत्व आपकी मजबूती है नहीं, इतिहास आपके लिए मजबूत है नहीं, फिर मजबूती क्या है? कैसे करेंगे मुकाबला? आप देखिए ना कितने एक्टिव हैं ये लोग। राशिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब आपने एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कितने बड़े चैनल के हेड हैं, आपने जो कहा कि कांग्रेस का हमेशा इतिहास रहा है कि कभी कथनी करने में उसने अंतर नहीं किया है, जो वादे देश की जनता से करते हैं उसको पूरा करते हैं। इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपको थैंक्स कहता हूं। मैं कहना चाहता हूं राशिद भाई कि केवल और केवल हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है कि अपनी स्थापना से 1885 से लेकर के और आज जो 2021 तक नेता हमेशा हमारे बदलते रहे हैं, कोई बहुत सारे अध्यक्ष हुए हैं, नेता बदलते रहे, परिवार नहीं बदला। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की सेक्युलरिज्म, देश की सेक्युलरिज्म के ऊपर काम क्यों नहीं करते? विरासत है जो गंगा जमनी तहजीब है। देखिए रेटोरिक्स में नहीं जाता मैं, रेटोरिक्स में नहीं जाता मैं। आपस में हम सब भाई भाई, ठीक है, अपनी बात कर लीजिएगा, सीधे ये बताइए और देश का आप लोगों में हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही? आप लोगों में हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही कि ये बताएं कि हाँ प्रियंका गांधी सीएम का फेस होंगी? ये हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही? ये हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही? बताइए ना सीएम का फेस क्या होगा? आप में हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही कि ये कहें कि राहुल गांधी फेल है तभी प्रियंका गांधी को लेकर के आए हैं? आप में हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही कि यूपी के लड़के वाला फॉर्मूला सुपर फ्लॉप था, यही एक वजह है कि प्रियंका गांधी को लेकर के आ रहे हैं? वो हिम्मत दिखाइए ना। मैं इस मैच्योर पॉलिटिक्स की बात करता हूं कि आप ये बताएं कि हमारी ये गलती रही, हमारा ये नेता काबिल नहीं है। राशिद भाई, मेरी बात आ जाने दीजिए। कांग्रेस एक सामूहिकता में विश्वास करने वाली पार्टी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ आपको लड़ते हुए और रिजल्ट अच्छे विजय जी पॉजिटिव रिजल्ट लाते हुए आपको दिखेगी। विजय जी, मैं उत्तर प्रदेश राजनीति हमेशा वर्सेस में चलती है। विजय जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, किसान विजय उपाध्याय जी, राजनीति हमेशा वर्सेस में चलती है कि कौन बनाम कौन। अगर भारतीय जनता पार्टी बनाम में मैं गिनने की कोशिश करूं, आपको नजर कौन आता है? कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है या भागीदारी संकल्प मोर्चा है? विजय जी, देवेंद्र जी हो गया, देवेंद्र जी हो गया, आपकी बारी दोबारा आएगी। विजय जी बोले। देखिए अभी थोड़ा अर्ली है, लेकिन जो संभावना लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी
और समाजवादी पार्टी के बीच में मुख्य मुकाबला होगा। अब मुकाबले में आने के लिए बसपा और कांग्रेस भी अब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन में अगर बात करें, देखिए वैसे भी समाजवादी पार्टी के पास 48 एमएलए हैं, विधान परिषद में उनकी संख्या अच्छी है, और साथ में हालांकि लोकसभा चुनाव में बसपा की सीटें ज्यादा हैं, लेकिन सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी लोकसभा में। तो मुझे अभी मोटे तौर पे जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में मुख्य मुकाबला होगा। अब इसमें तीसरा कोण कौन बनाएगा, बसपा बनाएगी, कांग्रेस बनाएगी या भागीदारी मोर्चा बनाएगा, ये कहना ये अभी पलटेगा, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये प्रदेश पलटेगा, कांग्रेस लड़ते हुए नजर आएगी आपको। अरे ठीक है, हाँ ये ठीक मेरी है, शुभकामनाएं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि कांग्रेस दिल को लड़ते हुए बहलाने को नजर आए। गालिब ये ख्याल कांग्रेस अच्छा है, देश की बहुत पुरानी और इस तरह पार्टी का है, ख्याल मेरी 1984 के शुभकामनाएं बाद से कांग्रेस ने न जाने कितनी बार अपने जहन में लेकर के आई, लेकिन विजय जी ने कुछ चीजें बहुत क्लियर कर दी हैं। राम प्रताप सिंह जी, चलिए ठीक है, एक बार के लिए मान ही लेते हैं बीजेपी के मुकाबले में समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास है क्या भाई? समाजवादी पार्टी के पास में घोटाले का रिवर फ्रंट है, समाजवादी पार्टी के पास में आजम खान जैसे आज की तारीख में ऐसे नेता हैं जो कि जेल में कैद हैं, जिन्होंने न जाने कागजों के साथ में क्या क्या किया, यूनिवर्सिटी के नाम पे क्या क्या किया, मैं दोबारा से दोहराना नहीं चाहूंगा। आपके पास है क्या? समाजवादी पार्टी परिवार टूट गया है, शिवपाल को लेकर के न जाने कितनी बातें पिछले 5 साल में बताई गई हैं, बनाई गई हैं, कही गई हैं। मैं बोलूं राशि जी? हाँ बोलें। समाजवादी पार्टी के पास एक विजनरी लीडर है अखिलेश यादव, जिसने एज सीएम उत्तर प्रदेश 5 साल में उत्तर प्रदेश को जो विकास दिया वो आज तक पिछले 50 साल में किसी सीएम ने किया हो तो बता दीजिए। फ्रॉम इंडेक्स टू इंडेक्स आई कैन काउंटर दैट। और चलिए बताइए, यादव मुझे बताइए। मैं आपने कहा ना इंडेक्स टू इंडेक्स, आप अच्छी बात यह है कि बहुत रिसर्च वाली बात करते हैं और बहुत बुकिश नॉलेज वाली बात करते हैं। अब मैं एक एक करके आपसे पूछता हूं, क्या एनसीआरबी के डेटा, मैं एक एक करके पूछता हूं, मैं सबसे पहले सिक्योरिटी इंडेक्स की बात कर लेता हूं। एनसीआरबी के डेटा में क्या यूपी बेहतर हो पाया? जवाब है नहीं। हंगर इंडेक्स में, सर मेरी बात सुनिए ना राम प्रताप जी सुन तो लीजिए। हंगर इंडेक्स में क्या यूपी सही हो पाया? नहीं। किसानों के मामले में क्या यूपी ठीक हो पाया? नहीं। गरीबों के मामले में यूपी ठीक हो पाया? नहीं। अल्पसंख्यकों के मामले में आपके कार्यकाल में यूपी ठीक हो पाया? नहीं। दंगों के मामले में बिजली सड़क पानी की बात कीजिए, रोटी कपड़ा मकान की बात कीजिए, नंबर्स की बात मत कीजिएगा। मेरे यूपी में क्या मेरा यूपी आज की तारीख में आपकी सरकार के वक्त में हर किसी के पेट में दाना जाता था? मैं जवाब दूं? हाँ बोलिए। चुप रहे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जीडीपी बिटवीन 2012 टू 2017 देश के जीडीपी से 2% ज्यादा। मैं मानता नहीं, जीडीपी में मैं नहीं मानता। मेरी बात सुनिए ना। मैं देखिए, बुकिश नॉलेज की अगर बात होगी ना, बुकिश नॉलेज की अगर बात होगी ना, मैं आपके साथ में दिन भर बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं किसी इकोनॉमिस्ट से बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बात समझिए, यूपी का रहने वाला, मेरी बात समझिए, सुनिए मेरी बात। मैं यूपी का रहने वाला हूं, पूर्वांचल का रहने वाला हूं, मेरी बात समझिए आप। जौनपुर का मैं रहने वाला हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए ना सर सुनिए मेरी बात। जौनपुर का रहने वाला हूं, मेरा गोरखपुर, दिमागी बुखार से निजात नहीं मिली, ऐसी जीडीपी का मैं क्या करूंगा? ऐसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का मैं क्या करूंगा? जीडीपी यही होती है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन मेरा यूपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेकर के क्या करेगा? मेरे यूपी में, सुनिए मेरी बात, मैं बुंदेलखंड घूमा हूं, रिपोर्टिंग की है मैंने वहां पर किसानों को घास की रोटी खाते हुए देखा है। ऐसी जीडीपी लेकर के मैं क्या करूंगा? मैंने किसानों को मरते देखा है, आत्महत्या करते देखा है। ऐसी जीडीपी लेकर के मैं क्या करूंगा? मेरे युवा जितने भी थे, उस जमाने में बिजली नहीं आती थी, खंबे के नीचे बैठ करके पढ़ते थे। बिजली आना जो है और बिजली जाना किस तरह का सिलसिला था, और आप कहते हैं जीडीपी नहीं चाहिए मुझे, ऐसी जीडीपी नहीं चाहिए मुझे, ऐसी जीडीपी। ये theatrics, I don't know what kind of theatrics is this? I mean, are you the anchor or what? नहीं, मैं आम इंसान हूं। तो आम इंसान तो फिर मुझे भी बोलने दीजिए ना, मैं भी आम इंसान हूं। हाँ बोलिए। मैं भी किसान हूं। कि बिजली किसने दी? आप बिजली का डेटा उठाइए। आपने कहा बिजली नहीं आती। उत्तर प्रदेश में बिजली आना कब शुरू हुई और कितने घंटे बिजली आना शुरू हुई किसके कार्यकाल में? आप पता लगाइए। घास की रोटी बुंदेलखंड बताइए, आप रिसर्च बुंदेलखंड घास की रोटी बताइए, दिमागी बुखार को लेकर के बताइए, गंगा किनारे गोमती किनारे रहने वालों का क्या हाल हुआ ये बताइए। बोलने देंगे तो बताएंगे ना। तब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस का सबसे पहला जब 5000 बच्चे मरे, कौन सा साल था वो पता करिए आप। और नहीं, मैं कंपैरेटिव स्टडी के लिए नहीं बैठा हूं, मैं कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर रहा। आलोक जी आप लोग कहते हैं रामराज लाने वाले आप, राम प्रताप सिंह कहते हैं कि नहीं असली रामराज हमने दिया। जवाब दें आलोक जी।
ये जीडीपी की बात कर रहे हैं। हमारा प्रदेश 15वें नंबर पर था ईज ऑफ डूइंग में, आज दूसरे नंबर पे योगी आदित्यनाथ ने आया। ये कह रहे हैं कि इनके समय जीडीपी बहुत अच्छी थी, 2 करोड़ 20 लाख 2 लाख 20 हजार करोड़ रुपए का बजट होता था 2016 में समाजवादी पार्टी सरकार का। गलत, आज 5.5 लाख का बजट था, 5.5 लाख करोड़। गेट योर फिगर्स आज राइट। 5.4 लाख करोड़ का जो है आज जो है बजट है उत्तर प्रदेश बोल देते का। हैं। आपके समय से 2.5 गुना के लगभग जो है टच कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि जो है आपने बड़ा विकास किया, बिजली लाए। खाली 5 वीआईपी जिलों में बिजली जाती थी 24 घंटे आपके यहाँ, जहाँ पे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह और आपके परिवार के लोग रहते थे। आज उत्तर प्रदेश के हर गांवों में 18 घंटे बिजली जा रही है। पहले 4 घंटे आपकी बिजली खाली गांवों में जाती थी, आज जिला मुख्यालय पे 20 घंटे जा रही है। आज बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली जा रही है, पहले कभी जाती थी मात्र आइए दिखाता हूँ आपको। शहरों में आप जो ठीक है है। आपके साथ बिजली जाती थी। और अगर आपने इतने अच्छे कार्य किए हैं, मैं फिर आपसे कहता हूँ, आपकी बात नहीं मैं कहता हूँ, आपने इतने अच्छे समाजवादी पार्टी ने कार्य किए थे। अखिलेश यादव के नाम पे चुनाव क्यों नहीं लड़ा 2012 में? मुलायम सिंह यादव के नाम पे आपने चुनाव लड़ा। 2017 की बात करिए। ठीक है, और ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के बाद से 2014 में 2 साल में ही वो लंबा उतर गया। 2014 में आपकी अभूतपूर्व हार हुई। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी लोकसभा में पहुंच गई, क्या कारण से? हाँ ठीक है, आप दोनों ही रुक जाएं। प्रवक्ता कांग्रेस देवेंद्र प्रताप सिंह से मेरा अगला सवाल है। देवेंद्र जी, क्यों ना मैं ये कहूं कि आप लोग मौका परस्त हैं, बुरा मत मानिएगा। क्यों ना मैं ये कहूं कि आप लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं। जानते हैं क्यों? प्रियंका गांधी को जब सियासत चमकानी होती है तब तो चली आती हैं, लेकिन क्या यूपी में रहती हैं? नहीं रहती। टूरिस्ट बनकर के आती हैं, सैलानी बनकर के आती हैं, चली जाती हैं। जहां लखीमपुर में गई थी सुनीता यादव के घर पर, दोबारा कभी सुध लेने की कोशिश की? नहीं की। चूंकि मैंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मंगाई है, मैं यूं ही कोई बात नहीं कहता। राहुल गांधी जब तक अमेठी से जीत रहे थे तब तक ठीक, हार गए तो पलट करके देखने की कोशिश भी नहीं की। कोरोना में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, अभी क्या हुआ, नहीं पता। जवाहरलाल नेहरू की विरासत को अगर इलाहाबाद, प्रयागराज के इलाके में अगर आप लोग को प्रोजेक्ट करना होता था तब तो आपको प्रयागराज याद आता था, लेकिन बाद में प्रयागराज कहां है, इलाहाबाद कहां है, संगम का क्या है, नहीं पता। चेहरा चमकाना है तो यूपी, और जिस वक्त में चेहरा नहीं चमकाना है तो दिल्ली। ये कौन सी राजनीति है देवेंद्र जी? राशिद भाई, आप जितने भी तल्ख प्रश्नों का हमसे जवाब मांगेंगे हम देंगे। आप स्वतंत्र हैं, आप हमारे मीडिया के चौथे स्तंभ हैं। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करने वाली पार्टी है। लो यही बात भारतीय जनता पार्टी जो आज सेंट्रल में और स्टेट में सरकार है, कोई भी इनके खिलाफ एक शब्द, चाहे वो एंकर हो, चाहे चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे इंटेलेक्चुअल्स हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी इनके तानाशाही के खिलाफ एक शब्द बोलने की बात नहीं करता। और बोलता है तो उसको या तो मरवा देते हैं और या तो उसको जो है एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं। हम हमेशा लोकतांत्रिक मर्यादाओं को सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। मैं कहना चाहता हूं, ITV ग्रुप इस देश का सबसे बड़ा मीडिया चैनल है, चाहे वो बुंदेलखंड की बात हो, चाहे पश्चिम में किसानों के देश का सबसे बड़ा मीडिया चैनल है। और इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड के अलावा इंडिया न्यूज नेशनल चैनल पर मैंने कई ऐसी डिबेट की है जहां पर सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। मुझे तो नहीं मरवाया गया, मुझे तो एंटी नेशनल नहीं बनाया गया। मीठा मीठा कब कड़वा कड़वा थू, ऐसा तो नहीं होता ना देवेंद्र जी? दिल से दिल तक हम संबंध बनाते हैं। आज जिस तरीके से किसानों के 3 काले कानूनों को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी सहित पूरा देश आज कांग्रेस का, हर कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के साथ में, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अभी जो इन्होंने ओबीसी को खुश करने का काम किया है, ये केवल दिखावा है। यदि इनको दिल होता तो 2017 से आज तक क्यों लटकाए हुए थे? ये निश्चित तौर पे राशिद भाई लोगों के आंख में धूल झोंक करके और लोगों को आप लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। आलोक अवस्थी जी ये आरोप लगा रहे हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह जवाब दें। आलोक अवस्थी जी आप जवाब ले लें। देवेंद्र जी, डिबेट का एक तरीका होता है, डिबेट का एक सलीका होता है। अगर कोई आरोप लगाया है तो फिर उसका जवाब भी लेना जरूरी है।
देवेंद्र प्रताप सिंह जी, देवेंद्र जी, होल्ड 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 होल्ड, देवेंद्र जी होल्ड। आलोक जी जवाब दें। देवेंद्र जी के सवाल दोहरा दीजिए। उनका ये कहना है कि आप लोग अगर आपके खिलाफ कोई बोलता है तो उसे मरवा देते हैं। उनका ये कहना है कि अगर आपके खिलाफ कोई बोलता है तो उसे एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं। देखिए राशिद जी, इस पार्टी के जो सर्वोच्च नेता है श्रीमान राहुल गांधी जी अकेले एक ऐसे राष्ट्रीय नेता है इतनी बड़ी पार्टी के जिनको सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोलने के लिए, झूठ सबसे बड़ा सफेद झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी पड़ी, नाम रगड़ के माफी मांगनी पड़ी। तो उनके प्रवक्ताओं से पक्ष विपक्ष के लिए हम लोग नहीं है, हम लोग समय निकाल के किसानों की बात करने के लिए आए हैं। अरे देवेंद्र तिवारी जी, किसानों की बात करने आए ना, ना कि दुनिया भर की चीजें कहलाएं, मुझे कुछ और करना है। देवेंद्र तिवारी जी, देवेंद्र तिवारी जी, देवेंद्र तिवारी जी, किसी मंच के लोग कहेंगे तो जनता और किसान उसको नहीं समझेगी, माफ नहीं करेगी। देवेंद्र तिवारी बोलना चाहते हैं बीच में, देवेंद्र तिवारी बीच में बोलना चाहते हैं, देवेंद्र तिवारी बीच में आना चाहते हैं, झूठ बोलना। देवेंद्र तिवारी आ सकते हैं बीच में, आप दोनों ही रुक जाएं, ठीक है। देवेंद्र प्रताप सिंह आप भी रुक जाएं। आलोक अवस्थी जी, होल्ड होल्ड होल्ड, अरे रुक जाइए ना, हाँ हो गया, ठीक है, हो गया। दो लोग एक साथ नहीं। देवेंद्र प्रताप सिंह रुक जाइए, एक ही जगह रह करके अगर चीखेंगे चिल्लाएंगे ना, दोनों आवाज नीचे कीजिए। विजय उपाध्याय जी के पास में चलते हैं। जो भी चीखेगा चिल्लाएगा या टीआरपी बटोरने की कोशिश करेगा, मैं अपनी डिबेट का मंच उसके लिए नहीं ओपन करूंगा। देवेंद्र तिवारी अब आप बोलें। मैं ये कह रहा हूं कि किसानों को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी अगर अच्छा हुआ होगा तो आज ये नौबत ना आई होती कि वो फुल फ्लैश खत्म होती। यही स्थिति सपा की थी कि सपा ने भी बिल्कुल किसानों पे ध्यान नहीं दिया और उत्तर प्रदेश में योगी की समय ने। अरे देवेंद्र प्रताप सिंह जी, आप तो ऐसे छात्र हो जाते हैं जो क्लास में सबसे ज्यादा बदमाशी करता है। देवेंद्र प्रताप सिंह जी रुकिए ना, एक बार सुनिए तो सही। देवेंद्र तिवारी को सुनिए एक बार। अरे देवेंद्र तिवारी को एक बार सुन तो लीजिए। हाँ ठीक है, राजनीतिक मूल्यों के असली पैरोकार आप ही हैं, आप ही असली पैरोकार हैं। विजय उपाध्याय जी, सारी आवाज नीचे कर लीजिए, सारी आवाज नीचे। जो चिल्लाएगा चीखेगा उसकी आवाज नीचे कीजिए। विजय उपाध्याय जी, ये जो नीट के नाम पर यानी मेडिकल पाठ्यक्रमों में जो पिछड़ों को 27% और गरीब सवर्णों को 10% वाली बात की गई है, क्या ये यूपी में भी काम आएगा? क्योंकि यूपी में कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश बीएसपी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है। जाटव चले जाते हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ में, यादव चले जाते हैं समाजवादी पार्टी के साथ में, लेकिन बचते हैं कई जातियां, फिर भी बचती हैं। जो बचती हैं उन्हें लपकने की कोशिश में है ओपी राजभर। तो ऐसे में ये जो केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, क्या यूपी में काम आएगा? देखिए, एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 3 आरक्षण हैं देश में। एक आरक्षण संविधान लागू होने के तुरंत बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का लागू हो गया था। करेक्ट। 1990 में मंडल आयोग लागू हो गया था जिसमें 27% पिछड़ों को दिया गया था। और 1 साल पहले मोदी सरकार ने गरीब सामान्य वर्ग के लोगों के लिए एक आरक्षण लागू किया 10% का। अब ये 3 आरक्षण लागू। नीट में 27% आरक्षण के मामले को चूंकि नीट हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सारे ऑर्डर किए थे। इसमें एक जो राष्ट्रीय स्तर पर एक रिजर्वेशन की एक व्यवस्था दी गई थी, उस मामले में कोर्ट में मामला चला गया, हाई कोर्ट में, वो पेंडिंग था, इसलिए आरक्षण मिसिंग हो गया नीट से। अब वो वापस आ गया है। ये कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई है, ये व्यवस्था थी। उसमें किसी वजह से, कानूनी अड़चन की वजह से, कोर्ट के न्यायालय की वजह से उसमें लागू नहीं हो पाया 1 साल जो है। तो अब वो वापस सरकार ने उस पर ध्यान दिया, लोगों ने डिमांड की कि हाँ ये तो हाईकोर्ट के वजह से रुका हुआ है तो इसको लागू होना ही चाहिए, तो वो लागू करने की केंद्र सरकार ने कह दिया। अगर न लागू करती तब बीजेपी को नुकसान था, क्योंकि विपक्ष इसको मुद्दा बनाए हुए थी। जब केंद्र सरकार को लगा कि ये मुद्दा गंभीर हो सकता है, राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग ने एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के दूसरे दिन जो है अनाउंसमेंट हो जाता है। ठीक है। तो ये कोई नई व्यवस्था नहीं दी गई है, ये व्यवस्था थी। और ये व्यवस्था संविधान लागू होने के बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का, उसके बाद मंडल की वजह से 27% ओबीसी का, और प्लस जो अभी पार्लियामेंट ने कानून पास किया 10% गरीब सामान्य वर्ग के लोगों का। तो ये आरक्षण की व्यवस्था तो सब जगह लागू हुआ। अब इसमें चूंकि जब नीट राष्ट्रीय स्तर पे आया
तो राज्य में अलग अलग कोटा है, जैसे तमिलनाडु में ओबीसी और एससी का कोटा कुछ भिन्न है वहां की जातीय संरचना के हिसाब से, आंध्र प्रदेश में कुछ अलग है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा अलग है, बिहार में थोड़ा अलग किस्म से लागू है। ठीक है। तो इसमें समरूपता नहीं थी, जो मामला कोर्ट में चला गया था। तो इससे कोई बड़ा, लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी क्लास को अपने साथ जोड़ने के लिए हम मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया। 7 मंत्री जो उत्तर प्रदेश से बनाए गए वो किन किन जातियों के बनाए गए, इसीलिए कि हम उनका रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जो अति पिछड़े और अति दलित भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र बने हुए हैं 2014 से, असल ताकत राजनीति की वहीं पे है, अति पिछड़ों और अति दलितों में। राम प्रताप सिंह जी, पिछड़ों में करीब ओबीसी के साथ में अगर ईबीसी और दलित भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, फिर आप लोग क्या करेंगे? खाली हाथ रह गए आप? देखिए, मैं तो शुरू से मेंटेन किए हूं कि हम तो 2022 का चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे और हम बताएंगे कि हमने क्या किया और हम क्या जबान पर सभी के विकास ही रहता है, एक्शन में नहीं रहता। जबान पर लोहिया ही रहता है, जनेश्वर जी ही होते हैं। सिर्फ लेकिन हमने तो काम करके दिखाया है ना, तो हम तो दोबारा दिखाएंगे। हम तो इस भरोसे, यानी आपको जाति नहीं चाहिए, सीधे आप ये कह रहे हैं हमारे लिए तो जाति नहीं चाहिए आपको? हमारा देश और मतलब हमारा चुनाव जो है जाति और धर्म से ऊपर। अगर जाति नहीं चाहिए आपको, अगर जाति नहीं चाहिए तो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय जातीय दल हैं, जो जातियों के आधार पर बने हुए छोटे छोटे दल हैं, उनके साथ में आप लोग संपर्क करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और हाँ, यहाँ पर तो डबल यादव कार्ड भी खेलने की कोशिश में आप लोग हैं। आरजेडी जिसका वर्चस्व है बिहार के अंदर, उस आरजेडी को आप लोगों ने साथ में लिया है यूपी के अंदर। हालांकि यूपी में उसका कोई जनाधार नहीं है, लेकिन ये दिखाने की कोशिश, देखो हम डबल यादव वाले हैं, हम मुलायम सिंह यादव वाले भी हैं और लालू यादव वाले भी हैं। आप ही सब कुछ जानते हैं, तो फिर आप ही बता दिया करिए मुझे क्यों कहते हैं बोलने के लिए। अच्छा बोले। हाँ, तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि हम चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, अखिलेश यादव जी के चेहरे पे लड़ेंगे। जो हमने काम डिलीवर किया है उसको हम कंसिस्टेंटली बताएंगे लोगों, और बीजेपी से पूछेंगे कि ये बताएं कि इन्होंने पिछले 4.5 साल में 5 साल में प्रदेश की जनता को क्या दिया, और इनके घोषणा पत्र को लेके जाएंगे जनता के पास और दिखाएंगे कि ये घोषणा पत्र था और ये डिलीवरी है। आप खुद डिसाइड कर लीजिए, हमारा तरीका ये है। ठीक है आलोक अवस्थी जी, अब फाइनली आलोक अवस्थी जी, अब फाइनली ये फैसला किया गया है कि आशीर्वाद यात्रा निकलेगी। फैसला यह भी किया गया है कि सांसद गांव-गांव जाएंगे, गांव में जाकर के, शहर में जाकर के 52 हफ्ते की उपलब्धियां गिनाएंगे और बताएंगे। लेकिन अगर ये सवाल किया गया, फर्ज कीजिए ये सवाल कर लिया गया कि भाई 8 महीने से किसान जो है आंदोलन पर हैं, उनके लिए आपने क्या किया? अगर ये सवाल कर लिया गया कि कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान जितने लोगों की मौत हुई, ऑक्सीजन की कमी रही, तो वहां पर आपने क्या किया? किसानों के लिए, बाकियों के लिए क्या किया गया? मैं आपने जितना दिया है, मैं उससे अलग हट करके बात कर रहा हूं, मैं कृषि कानून की बात कर रहा हूं, और कोरोना के मसले पर आप लोग क्या जवाब देंगे? या फिर ये कहा जाएगा देखिए हमने रामलला को हम बुकलेट में लेकर के आए, या ये कहा जाएगा कि भव्य राम मंदिर हम बनाने वाले हैं? नासिक जी, मुझे उम्मीद है कि कम से कम मुझे आप बोलने का अवसर देंगे, क्योंकि पिछली बार भी मेरा समय आया तो आपने काट करके बोले डिटेल वे में। देखिए, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि आपने विकास कार्य क्या किया है और हम विकास को लेकर के जाए। समाजवादी पार्टी ने ऐसा विकास किया था कि उनका खाता भी नहीं खुल पा रहा है, ना नगर निगम में खाता खुल पाया, ना जिला पंचायत में जो है वो हाशिए पर है। 2 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों में 5 सीटों से आगे बढ़ नहीं पाए हैं। विधानसभा चुनाव में 44 में पहुंच गए, कांग्रेस को लेकर लड़ना पड़ा। अब हम बताते हैं हमने किया क्या है। हमने 12 मेडिकल कॉलेजेस थे यूपी के अंदर आजादी से अभी तक थे। हमने 33 मेडिकल कॉलेजेस की आपने स्थापना करी है, 2 एम्स की जो है अपने पार्टी ने स्थापना करी है। 40 लाख गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास हमने दिए हैं, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं बना के दिए। 23 लाख रुपए हम 23 लाख श्रमिकों को हम 1000 रुपए का भत्ता दे रहे हैं। हमने जो है आज 2 करोड़ 61 लाख शौचालय प्रदेश के लिए में बनाए हैं। हमने आज 1 करोड़ 47 लाख गैस कनेक्शन हमने दिए हैं। 1 करोड़ 38 लाख घरों को हमने रोशन किया है जहां पे बिजली नहीं आती थी। और रही बात, इन्होंने कहा कि हमने और क्या किया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के अंदर बनाया गया है। 1 करोड़ 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेवा योजना से हमने जोड़ा है, उनको 5 लाख रुपए का बीमा कवर किया है। 5 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं हम इस समय। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसी महीने पूरा होने जा रहा है, और साथ ही साथ गोरखपुर से जो है लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया से लिंक एक्सप्रेसवे, ये लगातार जो है इसी के साथ हम जो है जनता को सौंप देंगे। साथ ही साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे तेजी से काम चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए हमने अर्जन कर लिया है। तो जिस उत्तर प्रदेश के अंदर खाली मात्र 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते थे,
आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश को दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। दूसरा सबसे बड़ा काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं होने दिया है, और दंगा करने वालों से, जिन्होंने दंगा करने का प्रयास किया, उनकी संपत्ति को कुर्क करके उन्हीं से नुकसान की भरपाई कराई है। हमने 1574 करोड़ रुपए की संपत्ति अपराधियों को जब्त की है, जो अतीक अहमद इनकी पार्टी के रोल मॉडल है, समाजवादी पार्टी के, जो मुख्तार अंसारी कांग्रेस की पार्टी के। क्या आपकी उपलब्धियां लेकर के मैं बाकियों के पास भी जाऊं? उन सबको एलिमिनेट, उनके गैंग को एलिमिनेट किया है। ठीक है आलोक जी, 139 जो है अपराधियों को आपने जितनी उपलब्धियां गिनाई है, मैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी के पास में जाता हूं लेकर के। 1000 को गैंगस्टर में एक्ट किया है, अपने 590 लोगों को एनएसए एक्ट किया है। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, देवेंद्र जी, आलोक अवस्थी जी ने इतनी उपलब्धियां गिना दी हैं, माफियाओं का सर्वनाश किया है, विकास के पैमाने पर यूपी को लेकर के गए हैं, 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, और पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल तक, बुंदेलखंड अवध से लेकर के रुहेलखंड तक जो कुछ भी किया है सब कुछ गिना चुके हैं। लेकिन आप कहते हैं यहां लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। आंखों पे पट्टी है क्या आपके? राशिद साहब, आंख में धूल झोंकना यह भारतीय जनता पार्टी की शक्ल है। इन्होंने विकास वो किया है कि 2017 के विधानसभा के पहले स्वामी केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, और उनके नेतृत्व में चुनाव होता है, और जब मैंडेट आती है तो एक महंत जी को, योगी जी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये तो पार्टी का अंतिम फैसला होता है ना, ये तो इनका इंटरनल मैटर है ना। जी जो बैकवर्ड डिपार्टमेंट के मंत्री थे, बैकवर्ड डिपार्टमेंट के मंत्री थे, और इन्होंने बैकवर्डों के साथ जो अत्याचार किया, बैकवर्डों का जो हक छीना, बैकवर्डों की जो नौकरियां छीनी, इनको लात मार के और वो चले गए ओम प्रकाश राजभर जी। और आज राजभर जी शब्दों का इस्तेमाल ना बैकवर्डों के हक और शब्द तो मर्यादित होने चाहिए ना देवेंद्र जी, शब्द तो मर्यादित होने चाहिए। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, शब्द तो मर्यादित होने चाहिए ना। इन्होंने जो नीट में जो इन्होंने दिया है, ये दिया नहीं है। असल में जो सीपीएमटी एग्जाम होता था राशिद साहब, और हर स्टेट अपने तरीके से जो आपका ये कहना है, समझ में आ गया। आप ये कहना चाहते हैं देवेंद्र जी, आप ये कहना चाहते हैं कि धूल झोंकी गई है। विजय जी आप बोले, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि यूपी में जाति नहीं चलेगी। अगर जाति नहीं चलेगी तो क्या धर्म चलेगा? अगर धर्म चलेगा तो क्या रामलला चलेंगे? क्या राम मंदिर चलेगा? बुनियाद पूरी होने जा रही है अक्टूबर में, क्या वो चलेगा? 2023 तक आम आदमी रामलला का दर्शन कर सकेगा। अगर जाति नहीं चली तो क्या धर्म चलेगा? या जाति भी नहीं, धर्म भी नहीं, कुछ और चलने वाला है? नहीं, देखिए, हम 21वीं सदी के 20 साल पूरे कर चुके हैं, और जो तीसरा दशक है उसमें हम प्रवेश करके ये पहला चुनाव हो रहा 2022 का। तो ये जो 20 साल गुजरे हैं, इसमें अब टेक्निकल जो इम्प्रूवमेंट आया है, सोशल मीडिया जो गांव तक पहुंच गया है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। भले ही हमारी 40% जनता निरक्षर हो, लेकिन वो टैक्स सेवी हो गई है, स्मार्टफोन यूज करने हैं बहुत से लोग उसमें से, और साथ में उनको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो अब लोग अलग तरीके से चीजों को देख रहे हैं। जातिवाद का जो समीकरण पहले माना जाता था, मेरा ऐसा मानना है कि 2022 में वो समीकरण पर चुनाव नहीं होंगे। अगर देखिए, मंडल लागू होने के बाद से 1990 के बाद से जो समीकरण चल रहे थे, हर चुनाव में वो समीकरण तो यूपी में जब मंडल नहीं चलता तो कमंडल चलता है, तो क्या चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा कमंडल भी। अच्छा, देखिए, चीजें दूसरे तरीके से बदली हैं, और जो पार्टी जनता के बीच में अपनी एजेंडे के साथ, यानी कि जो जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश करती है, उम्मीदें जगाती है, जनता उसके साथ जाती है। मंडल कमंडल और जो जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग, ये सब चीजें हमारे बहस का हिस्सा तो है, लेकिन इससे चुनाव पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो 2007 में बसपा के चुनाव जीतने। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है समाज में गरीबियों के लिए खड़ी होने वाली पार्टी है। दबे कुचले दलित, मजदूर, महिलाएं, युवाओं के लिए लड़ने वाली पार्टी है। हम लगातार उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। देश में हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा एक विशाल नेता है, जो आज विश्व के अंदर एक बड़े नेता के रूप में स्थापित है, जिसने भारत का मान रखा है। उसी तरीके से प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार नेता, जिसके ऊपर एक भी आरोप नहीं है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, के बीच में बराबर गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी बेदाग छवि वाला कोई राम प्रताप सिंह जी आपके पास में है? मैं बेदाग छवि की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, हमारे नेता अखिलेश यादव जी पे कहीं कोई किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है।
उन्हीं के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है। और एक बात सिर्फ मैं आलोक अवस्थी जी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने 1.25 करोड़ शौचालय बनाने की बात कही। मैं इनका ईमेल आईडी दूंगा, इनको रोज मैं फोटो भेजूंगा कि गांव में कहां कहां वो शौचालयों का हाल क्या है। 1.25 करोड़ नहीं, फिगर सुधार लीजिए, 2 बताइए। करोड़ 61 लाख। हाँ, तो मैं उनकी 2 फोटो करोड़ भेजना 61 शुरू लाख करूंगा आपको कि वो शौचालय किस तरीके से काम कर रहे हैं और कितने काम कर रहे हैं। पार्टी ने इस तरह का कार्य ठीक है, किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आलोक जी, राम प्रताप सिंह जी, देवेंद्र तिवारी जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी और विजय उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे डिबेट में अपना बेशकीमती समय देने के लिए। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं, तैयारियां हो जाने के बाद बीजेपी जितनी अग्रेसिव है, वो अग्रेशन बाकी अगर न दिखा पाए तो फिर सवाल तो बनता है। सवाल यह भी बनता है कि कहीं अंदर खाने या पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल तो नहीं चल रहा। अगर बड़ा खेल चल रहा है तो इस बड़े खेल में आखिरकार समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या AIMIM या फिर SBSP जैसी पार्टियां कहां पर टिकती हैं? क्या योगी आदित्यनाथ की मजबूत छवि का मुकाबला कर सकेंगे? सवाल बनता है। क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुकाबला कर सकेंगे? सवाल बनता है, एक ऐसे वक्त में जबकि वाकई में मजबूत चेहरा बाकियों के पास में नहीं है। न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।